हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया था, दैट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 और ये प्रदीप्स की बुक में जो आपकी सेकंड यूनिट है वो है। और ये जो है इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या करना है, प्लस हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर्स। कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में, तो मैंने बोला था कि हम बाद में करेंगे इनको। एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर दे दी थी पिछले चैप्टर में। अब हम करेंगे इसको डिटेल के अंदर कि वेक्टर्स होते क्या हैं या स्केलर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा मेन मकसद है इसको आज के वीडियो का, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 एंड वी विल स्टडी अबाउट वेक्टर्स इन डिटेल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। सो फर्स्टली हम बात करेंगे कंटेंट्स में, तो इंट्रोडक्शन आएगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स आएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आएंगे। बेसिकली 3 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में क्या क्या कंटेंट आपने पढ़ना है, देन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 2 तरह की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, फर्स्ट इज स्केलर एंड अनदर वन इज वेक्टर। वो क्या होता है वो आपको बाद में पता लगेगा। एंड उसके बाद में हम टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द 2 डायमेंशनल मोशन। अभी तक हमने किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन, आप सीधी सड़क के अंदर ऊपर जा रहे हो, दैट इज द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे हम क्या करते थे, हमने यूज़ किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें यूज़ की थी। ठीक है, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे 2 डायमेंशनल यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म के अंदर उसको लेके चलेंगे। वेक्टर फॉर्म के अंदर अब हमने चीज़ों को ड्राइव करना। वहाँ पे हम जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करते थे तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते थे, बट उस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर भी आपका जो है वो वेक्टर्स आएंगे। सो इसलिए मैंने उसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो एक बार के लिए स्किप कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे पहले वेक्टर सीखना पड़ेगा क्या होगा। जब आप वेक्टर सीखोगे तभी आपको डायरेक्शन का पता लगेगा, और जब डायरेक्शन का पता लगेगा तभी आपके जो वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे। सो ये वेक्टर्स करने के बाद में 4th चैप्टर के बाद में मैं आपको करवाऊंगी वो न्यूमेरिकल्स जो हमारे इसके रहते हैं, दैट इज मोशन चैप्टर के। ठीक है, सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या सभी के हम इकट्ठे ही न्यूमेरिकल करेंगे। अब मोशन इन 2 डायमेंशन का स्ट्रेट लाइन के अंदर तो ऐसे हम चल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एक प्लेन के अंदर मूव करेंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो या तो हम एक्स वाई प्लेन में बात कर सकते हैं, ये जेड एक्सिस है, या तो वाई जेड में बात कर सकते हैं या जेड एक्स में बात कर सकते हैं, किसी में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों जो एक्सिस होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए जब हम प्लेन की बात करते हैं। आपको एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, या वाई और जेड चाहिए, या जेड और एक्स चाहिए, यानी कि या तो एक्स और वाई से 2 पैरामीटर चाहिए, या वाई और जेड चाहिए, या जेड और एक्स चाहिए। तो 2 तरह के पैरामीटर्स जो है वो हमें चाहिए होंगे यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अभी तक एक से हम काम चला रहे थे कि एक्स के अंदर मूव कर रहा है या माइनस एक्स के अंदर मूव कर रहा है, उससे हम निकाल लेते थे वाई या माइनस वाई, जेड या माइनस जेड। ओके, अब एक्स और वाई भी चाहिए, वाई और जेड, जेड और एक्स, कोई भी 2 पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो अब हमारा जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है। हमने 3 तरह के मोशंस किए थे, 1 डायमेंशनल मोशन जिसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन जिसमें हमारा मोशन इन अ प्लेन आता है। ठीक है, एक्स और वाई, ये वाई ले लो, ये जेड ले लो, एक्स वाई, वाई जेड कुछ भी ले लो। उसके बाद में हमने बात की थी 3 डायमेंशनल मोशन की, उसमें हम बात करते हैं मोशन इन ए स्पेस, यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस हमें चाहिए होंगी। ठीक है, सो अब हम बात करने वाले हैं इन ए प्लेन की, तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला तो हम स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, और भी कई तरह के फिनोमिनास, छोटी छोटी डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन को हम डिटेल में देखेंगे कि प्लेन के अंदर मोशन होता कैसा है। देन मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। अभी पीछे मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी कराया था, एक 1 डायमेंशन के अंदर एक कार सड़क के ऊपर जा रही है, उसके बराबर से दूसरी कार निकली हुई है, बट अब हम 2 डायमेंशन के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दैट इज राउंड राउंड जो मोशन होता है, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रोटेट रिवॉल्व करते हैं या अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो सर्कुलर मोशन की बात हम वहाँ पे करेंगे। ओके,
तो ये था हमारा जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको स्केलर्स बताऊंगी क्या होते हैं, देन हम बात करेंगे वेक्टर्स की एंड देन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान से करना है। फिजिक्स के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर आपके स्केलर्स और वेक्टर आपके इंटरफेयर करने वाले हैं। सो अगर वेक्टर नहीं आएंगे तो नहीं आने वाला कुछ भी, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्या होते हैं? स्केलर हमारे पास, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर, डेफिनेशन ऑफ स्केलर, ओके। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि कोई भी एक नंबर इनटू इसकी यूनिट, तो वो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे 2 किलोमीटर हो गया, 2 kg हो गया, 2 मीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 2 kg 2 ग्राम ऐसे कुछ हो गया, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। बट इसकी डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे पास हमारी कोई कार है, मतलब ऐसी नहीं होती, कार अच्छी होती है पर हमारे पास एक बार ऐसी ही है, ठीक है। ये हमारे पास कोई कार है, ये इसके है, ठीक है। अब ये कार क्या कर रही है, इस रोड के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या करें, हम इसको बोल दें कि ये जो कार है ये 20 किलोमीटर चली है, बस हम ये बोल दें। अब ये इसके रोड इधर भी है, इसके रोड इधर भी है, दोनों साइड इसके रोड पड़ी है। अब मैंने इसीलिए नहीं बताया, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया कि ड्राइवर किस साइड बैठा है, ठीक है, ड्राइवर कौन सी साइड पे है। अब ये कार इधर भी जा सकती है 20 किलोमीटर, इधर भी जा सकती है। हमने बोल दिया कि ये कार 20 किलोमीटर गई, किधर गई, लेफ्ट गई या राइट गई, हमें नहीं पता। दिस इज नोन एज स्केलर, ठीक है, दिस इज नोन एज स्केलर। अब स्केलर को अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊँ ना, अगर आप इसके नाम से अगर आप इसको समझना चाहते हैं, स्केलर, स्केल देखें आपने, स्केल। अब ना आप चाहे 1 से 2 सेंटीमीटर मेज़र करो, 1 से 2 सेंटीमीटर तक मेज़र करोगे, बीच में आपका 1 सेंटीमीटर का गैप है, 2 से 3 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर, टोटल अगर 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल है, तो चाहे तो आप 0 से 1 कर लो तो भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, चाहे 15 से 14 कर लो तो भी 1 सेंटीमीटर होगा, चाहे 9 से 10 कर लो तो भी 1 सेंटीमीटर होगा। हमें 1 सेंटीमीटर से मतलब है, यानी कि हमने जो भी चीज़ बनानी है वो 1 सेंटीमीटर की बनानी है, उसको स्केल से मेज़र करना है, तो 1 सेंटीमीटर जैसे मर्जी ले सकते हो आप। जरूरी थोड़ी है 0 से 1 लेना, 1 से 2 भी तो ले सकते हो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कुछ भी ले सकते हो ना, उल्टा भी ले सकते हो, 6 से 5 ले लो, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। कोई मैटर किया, डायरेक्शन मैटर किया कि हम उल्टे आए हैं तो हमारी जो चीज़ है वो 1 सेंटीमीटर की नहीं बनेगी ना, ठीक है। तो स्केल वर्ड से हमने समझा कि स्केलर क्या होते हैं, मतलब हमें 1 सेंटीमीटर से मतलब है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, उल्टा मेजर करो, सीधा मेजर करो, वो फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, हमें 1 सेंटीमीटर से मतलब है। अब मैंने ये नहीं बोला ना कि 0 से 1 मेजर करो, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर मेजर करो, हर एक का अपना 1 सेंटीमीटर मेजर करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं कि 1 सेंटीमीटर मेजर करो 0 से 1 तक, अब मैंने आपको बोल दिया कि आप 0 से 1 ही जा सकते हो, डायरेक्शन दे दी ना। अब ये डायरेक्शन भी आ गई, एक तो 1 सेंटीमीटर है और एक आप जाओगे कहाँ पे, 0 से 1, तो दैट इज अ मैग्नीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर एंड डायरेक्शन इज 0 to 1। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट जो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको स्केलर बोला जाता है। जैसे लेंथ 1 सेंटीमीटर किधर मर्जी मेजर करो, मास चाहे चीज़ को उल्टा रख के मेजर करो चाहे सीधा रख के मेजर करो, उतना ही रहना है। टाइम सेम, एरिया, कोई भी आपके पास खेत है या कोई भी आपने किसी चीज़ का एरिया निकालना है, किसी पेज का निकालना है, किसी का भी निकालना है, चाहे जैसे मर्जी निकालो, L क्रॉस B करो चाहे B क्रॉस L करो, कोई फ़र्क पड़ेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो चाहे ब्रेड्थ इंटू लेंथ करो, एरिया तो वही आएगा रेक्टेंगल का, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो कोई भी 2 साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर ही करना है ना, तो कोई भी 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करो, आपके पास एरिया आ जाएगा। सो वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। एरिया तो उतना ही रहेगा, जो आपके पास शीट है उसकी लेंथ ही उतनी रहनी है, उसकी ब्रेड्थ भी उतनी ही रहनी है। तो
वो हम चेंज नहीं हो रही, तो अब एरिया क्या होगा हमारे पास, जिधर मर्जी से मेजर करो उतना ही लंबा रहना है वो, ठीक है। तो ये कार क्या है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, हमने नहीं बोला, हमने बोला कि 20 किलोमीटर गई, दैट इज नोन एज स्केलर, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर सीधा, ठीक है, स्केल की तरह जिधर मर्जी से मेजर करो, 15 से 14 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर है, 0 से 1 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर है, 1 से 0 जाओगे तो भी 1 ही सेंटीमीटर है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्केलर। अब बात करते हैं वेक्टर की। कुछ अब देखो एक चीज़ और बताती हूँ मैं, सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बात क्या आई, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैं आपको जर्नल टर्म्स के अंदर समझा देती हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसकी यूनिट्स, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1 and units are centimeter. So some physical quantities can be described by just their numerical values with their respective units without direction, they don't have any direction, ठीक है, उनको बोला जाता है scalars. The addition of these physical quantities follows the simple rules of the algebra and that is only their magnitudes are added. सिर्फ magnitude को आप ऐड करते हैं। मान लो ये आपको स्केयर दे दिया, इसकी हर एक साइड आपकी क्या है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आपको बोले कि एरिया निकालो, एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे, कोई भी 2 साइड को ऐड करोगे, 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको कोई मैं रेक्टेंगल दे दूं, इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी ये भी 10 होगी, तो चाहे ये वाली 10 ऐड करो इस मल्टीप्लाई करो इस 10 5 से, चाहे ये वाली 10 इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और चाहे ये वाली 10 है इसमें से किसी भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। तो नॉर्मल हम जैसे क्या करते हैं, a × b, a + b जैसे चीज़ों को ऐड करते हैं, नॉर्मली स्केलर्स जो होते हैं वो नॉर्मल अलजेब्रा के जो लॉज होते हैं, जैसे 2 + 2 4 होता है, तो ऐसे ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मली ऐड हो जाते हैं। 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, 2 / 2 कितना होता है 1 होता है, तो ये नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस जो भी आप करना चाहते हो, डिवाइड सारे हो जाते हैं, ठीक है। स्केलर्स को जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो ना, अपनी माइनस करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वैसे नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। अब बात आ गई वेक्टर्स की कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको बताया कि जो हमारी वो पीछे कार थी ना, वो कार कहाँ गई है, 20 किलोमीटर गई है ईस्ट की तरफ या आगे की तरफ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं बोल दूँ कि जो कार है वो 20 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ। अब अगर आपकी कार सिर्फ 20 किलोमीटर गई है, आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। पर आप ये बोल दो कि आपकी कार 20 किलोमीटर गई है ईस्ट की तरफ, यानी कि ये वेक्टर बन गया। सो वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, उनको बोला जाता है वेक्टर्स। ये थी छोटे बच्चों की डेफिनेशन, ठीक है। बट अब यहाँ पे जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपने फिजिक्स पढ़नी है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्लस क्या, obeys the laws of vectors। वेक्टर के जो लॉज होते हैं उनको ओबे करेंगे। अब ये जो वेक्टर्स होते हैं, इनके एडिशन के लॉ अलग होते हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन के लॉ अलग होते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लॉ अलग होते हैं। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल आप नहीं बोल सकते कि अगर मेरे को ऐड करना हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर मान लो अगर 5 सेंटीमीटर ईस्ट में था और बी वेक्टर अगर 5 सेंटीमीटर साउथ में है, तो मैं 5 + 5 10 कर दूँ, ऐसे कभी नहीं होगा। इनके अलग अलग लॉज होते हैं। जैसे जैसे हम वेक्टर्स करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि क्या हमने करना है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन होती है, प्लस वो वेक्टर के लॉज को ओबे करते हैं, ठीक है। द वेक्टर विद द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड द डायरेक्शन, जो वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, जैसे 1 किलोमीटर इन ईस्ट या 1 मीटर इन साउथ, इनको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, दैट आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है लोअर केस अल्फ़ाबेट से। लोअर केस अल्फ़ाबेट मतलब छोटी ABC से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके ऊपर एक हैट लगाई जाती है, कैप जिसको बोलते हैं। और इसको मान लो अगर हमने लिखना है तो हम इसको लिखते हैं, मान लो ए वेक्टर की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, ए वेक्टर की, ओ गॉड,
मान लो ए वेक्टर की बात हम कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे, ये ऊपर कैप लगाएंगे, दैट इज ए कैप, इसको बोला जाता है ए कैप। अगर आपके पास आर वेक्टर है कोई, दैट इज आर कैप। जैसे एग्जांपल में आपको म्यू दिया है या यू दिया है, दैट इज यू कैप। अगर आपको कोई भी बी वेक्टर दिया है, दैट इज बी कैप। तो यूनिट वेक्टर को किससे लिखना है? एक तो लोअर केस अल्फाबेट से लिखना, यानी कि छोटी ए बी सी से लिखोगे और ऊपर एक हैट लगाओगे, एक कैप लगाओगे, दैट इज नोन एज कैप। अब वो वाली टोपी नहीं बना देनी है जो आप सिर पे लगाते हो, ये कैप अलग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये है कि वेक्टर्स की थोड़ी सी जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। तो वेक्टर जो होता है उसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखनी होती है ना, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है वो हो गया, डिफरेंट तरह के मोमेंटम्स हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया थी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इनके ये डायरेक्शन के ऊपर, दिशा के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इनको एरो से लिखा जाता है और ये एरो हमें बताता है कि वेक्टर किधर जा रहा है। इधर लगाऊंगी तो ये वेक्टर इधर जा रहा है। सो ये होता है इसका हेड, ठीक है, ये होता है इसका हेड, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, यानी कि ये सिर है, ये पूंछ है। ये इसकी डायरेक्शन बता रही है कि किस दिशा के अंदर जा रहा है, और जितना लंबा ये होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इतनी होगी जितना लंबा ये होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, एक लंबा एक छोटा है, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड इसका जो होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये लंबा दिया हुआ है ना आपको। तो वेक्टर्स जो ऐसे दिए होते हैं अनइक्वल वेक्टर इनको बोला जाता है, कि दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, एक जितने नहीं है, ठीक है। सो नॉर्मली जो है हम अगर बात करते हैं प्लेन के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जिस पॉइंट पे जाके रुकेगा, यहाँ से और यहाँ से आपने देख लेना है कि किस पॉइंट के ऊपर है, 2 और 3 जो भी है। सो वहाँ से आपको पोजिशन पता लग जाती है कि आपकी जो गाड़ी है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करके कहाँ पे गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, समझना जरूरी है, क्योंकि देखने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरह के वेक्टर से आप डील कर रहे हो। तो ये रहे हमारे पास वेक्टर्स, दैट इज पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। आप बोलोगे इतने सारे वेक्टर, अरे इतने से काम नहीं चलेगा, और भी हैं। अब और क्या हैं? वो है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर्स। टोटल 13 टाइप के हमारे पास वेक्टर्स हैं, वो पाए जाते हैं और आपने इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, आपको इजीली याद हो जाएंगे। हम इंटरेस्टिंग वे के साथ करेंगे। पोलर वेक्टर्स, पोलर का मतलब क्या होता है? आपने पोलर बियर देखे हैं? पोलर बियर क्या रहते हैं, एक बर्फ़ के अंदर ही रहते हैं ना, उनका एक फिक्स होता है कि वो आइलैंड्स के जो जहाँ पे बर्फ़ होती है, जहाँ पे आइस होती है वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो वो फिक्स हो गया ना कि वो वहीं पे हैं। सो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पोलर बियर रहने का एक पॉइंट है ना जहाँ पे आइस है, तो जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। अब जो पोलर बियर है वो अपनी सारी एप्लीकेशन, सारे काम कहाँ पे करेगा? वहीं पे तो करेगा। तो वो वेक्टर्स जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एप्लीकेशन पॉइंट होता है, दैट आर नोन एज पोलर वेक्टर्स। और उनकी एग्जांपल है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। यानी कि डिस्प्लेसमेंट है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से आपकी बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है वो आगे आगे चलता जाएगा। या आपने किसी चीज़ को धकेलना है, उसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो आपने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया और आप इसको यहाँ तक ले आए। सो ये भी डिपेंड करेगा कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल, एक्सिस, एक्सियल और एक्सिस कुछ कनेक्शन लग रहा है। दीज आर द दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सियल एंड एक्सिस, ये एक्सिस से मिलता जुलता है। अब अपनी अर्थ क्या करती है? ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है? ऐसे रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है। तो ये इसका भी तो एक एक्सियल वेक्टर होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट करेगी ना। अब देखो, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। एक्सियल एक्सिस वर्ड से आया है। अब फॉर एग्जांपल ले लो, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। सो वो वेक्टर्स जो क्या देते हैं? रोटेशनल इफेक्ट देते हैं और एक्ट करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ना अर्थ की, इसके अलोंग ये एक्ट करेंगे, ठीक है, पता लग गया। एक्सियल वेक्टर आया एक्सिस से और अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। तो एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच गिव्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ
द रोटेशन और इसकी डायरेक्शन जो है वो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल से मिलेगी। फॉर एग्जांपल अब रोटेशनल में क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये चीज़ें जो है वो आएंगी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। बेसिकली टॉर्क में आपको बता देती हूँ, टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स होती है। एक नॉर्मल हम फोर्स की बात करते हैं दैट इज इनर्शियल फोर्स, एक होता है टॉर्क दैट इज रोटेशनल फोर्स। जब आपकी बॉडी सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रही है तो हम नॉर्मल फोर्स लेके चलते हैं एफ, जिसको आप लिखते हो, और ये जो टॉर्क होता है इसको ताऊ से लिखा जाता है, ताऊ नहीं, या इसको टाओ भी बोला जाता है, ये इसका सिंबल होता है। सो ये जो तब आता है जब आपकी बॉडी जो है वो गोल गोल घूम रही होती है, ठीक है। सो तब ये जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि एक्सियल। अब देखो ये हमारे पास होगी, मान लो ये अर्थ है, घूम रही है अपनी एक्सिस के राउंड, तो ये जो है वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये यहाँ पे एक्ट करेगा ऐसे। अर्थ हमारी लगातार ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। सो ये जब आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हो तो जो आपका थंब होता है उसके टुवार्ड्स आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्ट करती है, और आपके फिंगर्स जिस साइड में कर्ल करते हैं, कर्ल करती है मतलब जैसे मुड़ के आती हैं, ठीक है। आपने स्क्रू लेना है एक, या अपना पेन ले लो, अपने थंब के टुवार्ड्स उसको रखो और उसको ग्रिप करो। ग्रिप करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर है, राइट हैंड को लेना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल होके आएंगी उस डायरेक्शन के अंदर आपकी जो मतलब बॉडी है वो घूम रही है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप मुट्ठी को बंद करोगे और जिस डायरेक्शन में अंगूठा है वो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बताएगा कि किस एक्सिस के अराउंड आपकी जो चीज़ है वो घूम रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने देख लेना कि यहाँ पे आपको एक्सियल और पोलर वेक्टर दोनों बताए हुए हैं। एक्सियल वेक्टर में आपको रोटेशन बताई हुई है कि आपकी चीज़ जो है वो क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है, उल्टा या सीधा। एक तो अपवर्ड वेक्टर है और एक डाउनवर्ड वेक्टर है, तो उल्टा हो जाता है मोशन, ठीक है। और ये आपका पोलर वेक्टर है जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। नाम से पता लग रहा है इक्वल वेक्टर होंगे, यानी कि वो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन होगी, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सो वेक्टर्स हुज इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे ए और सी आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों यहाँ से यहाँ पर अगर आप मेजर करोगे तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है नेगेटिव होने का मतलब उल्टे हो गए, एक के माइनस का साइन होगा, एक के प्लस का साइन होगा। तो अगर आपका ए वेक्टर इधर जा रहा है तो बी वेक्टर आपका इधर जाएगा, और आप बी वेक्टर को लिख सकते हो कि ए माइनस ऑफ ए वेक्टर, एक ही जितना होगा बट उल्टी डायरेक्शन में होगा। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब इक्वल वेक्टर्स आपके पास आ जाता है ना, तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, वही डायरेक्शन वही मैग्नीट्यूड। नेगेटिव वेक्टर्स डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वही है बट डायरेक्शन उल्टी होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जीरो वेक्टर की। अब जीरो क्या होता है, जीरो नल, खत्म, कुछ भी नहीं। तो वो वेक्टर्स जो कुछ भी नहीं होते, जिनका ना तो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर तो है जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जीरो अंडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होती है वो भी डिफाइन नहीं होती, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, जीरो लिख के ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है। जैसे आपकी कोई चीज़ खड़ी है, उसकी वेलोसिटी, आपकी कोई चीज़ खड़ी है उसकी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर तो आएगा, बट जब आपकी चीज़ खड़ी है, स्टेशनरी है, रेस्ट के ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ठीक है। एंड रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स आर ऑफ एग्जाम्पल, जैसे हमने नेगेटिव वेक्टर किया, नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या बोला आपको कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी। एक मान लो 25 है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, माइनस का 25 होगा। एक कार है वो 5 किलोमीटर ईस्ट में गई है और दूसरी कार 5 किलोमीटर वेस्ट में आ गई, तो 5-5 किलोमीटर है, ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर एक का आप प्लस का ले रहे हो तो दूसरी का माइनस का लेना पड़ेगा। तो एक अगर 5 गई है तो दूसरी -5 आई है उसके विद रिस्पेक्ट टू, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या बन गया, नल वेक्टर बन गया। जीरो वेक्टर, नल मतलब कुछ भी नहीं, जीरो, ओके। उसके बाद में बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि 1, ठीक है। और यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनकी जो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।
वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगा हुआ है, सो आपने ये नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, दैट इज ए कैप। यूनिट वेक्टर को किससे लिखते हैं? कैप से। सो दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी के लिए आप रखो कि ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इज इट क्लियर? यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि देखो इसको इसी से डिवाइड कर रहे हो, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करोगे तो यूनिट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगी, तो यूनिट्स नहीं है तो डायमेंशन नहीं आएंगी और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ वो रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स। सो अब जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, अलग अलग एक्सिस के ऊपर अलग अलग होते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, दैट यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। छोटे लोअर केस से लिखना है और यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, दैट इज आई कैप होता है। वाई एक्सिस में अगर आप जा रहे हो तो आपका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज जे कैप, एंड जेड एक्सिस में अगर आप जा रहे हो तो आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा? के कैप, ठीक है। सो ये चीज़ आपने बहुत याद रखनी है। यूनिट वेक्टर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाली आगे। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो एक चीज़ आप याद कर लो कि ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना, ठीक है। दो चीज़ों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होना इज नोन एज ऑर्थोगोनल होना, ओके। तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस। ऑर्थोगोनल एक्सिस मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक्स वाई जेड हमारी एक्सिस होती हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री होता है, वाई और जेड के बीच में भी 90 होता है, जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री होता है। सो दो एक्सिस के बीच में, दो पैरामीटर्स के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनको बोला जाता है कि वो ऑर्थोगोनल है। यूनिट वेक्टर्स होने का मतलब क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो यूनिट वेक्टर्स जो ऑर्थोगोनल एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जैसे एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं तो एक्स और वाई में मेरा आई कैप और जे कैप लग रहा था। अब आई कैप और जे कैप दोनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर वाई और जेड की बात करूं तो वाई और जेड में मेरा क्या लगेगा? जे कैप और के कैप। तो यहाँ पे भी ये जो जे कैप और के कैप है ये क्या हो गए? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। जेड और एक्स की बात करूँ तो के और आई आएगा, वो भी क्या हो गए? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, दैट इज आई कैप, जे कैप और के कैप होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर। अब एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इनके जो बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और जबकि दो पैरामीटर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दो क्वांटिटीज के बीच में, तो उनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। अगेन सेम, को का मतलब क्या होता है? सेम। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, को का मतलब होता है हमारे पास सेम, ठीक है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। वेक्टर आपको पता ही है जिसका मैग्नीट्यूड और वो होता है, ठीक है। सो वो वेक्टर्स जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। अब ये एक ओ पॉइंट है, इसमें से ए वेक्टर भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, सी भी निकल रहा है, डी भी निकल रहा है, ई भी निकल रहा है। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, एक क्लास में 45 बच्चे हैं, एक ही गेट से 45 के 45 बच्चे निकल रहे हैं, दैट इज नोन एज को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो जब निकलेंगी तो एक ही जगह से निकलेंगे। जैसे आप बोलते हो ना कि सूरज में से अलग अलग तरह की किरणें निकलती है, अलग अलग तरह की रेज निकलती है, तो एक सूरज जो है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें से वो अलग अलग तरह की जो यूवी रेज है, विजिबल हैं, जो भी तरह की रेज होती है वो निकलती है, ठीक है। सो सूरज वो जो है आपका सन जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और उस सन में से आपकी ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेज हैं वो निकलती हैं, तो उसी को बोला जाता है को इनिशियल होना। और अगर उसी में एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट में से अलग अलग वेक्टर्स निकल रहे हैं, दैट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं को लीनियर वेक्टर्स। देखो को का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट को इज इक्वल्स टू सेम। लीनियर का मतलब होता है लाइन में, वेक्टर आपको पता ही है, ठीक है। लीनियर का मतलब लाइन यानी कि लंबा, जो सेम, जिनकी सेम लंबाई होती है, जिनका सेम यू कैन से इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट वो सेम पैरेलल लाइंस के अंदर लाइक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि एक इतना हो सकता है और एक इससे बड़ा हो सकता है, बट एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, दैट आर नोन एज कोलीनियर। जो लाइंस के अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर, को का मतलब सेम,
ठीक है। सेम का मतलब पैरेलल लाइंस की बात हम कर रहे हैं, पैरेलल पैरेलल चलेंगे, सेम सेम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ हैं, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक जो होता है वो होता है। उसके बाद में बात करते हैं कोप्लेनर की। को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन वेक्टर्स, यानी कि वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, चाहे वो एक्स वाई में लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो यहाँ पे वाई जेड में लाई कर रहे हो सकता है वो जेड एक्स के अंदर लाई कर रहे हो, तो वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं दैट आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अब देखो लोकलाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, फिक्स होना, ठीक है। लोकलाइज होने का मतलब होता है फिक्स होना, तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है ना जिस वेक्टर का कि वो यहीं से निकलेगा, दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। अब अल्ट्रावायलेट रेज है, हमें पता है सन से आती है, तो वो फिक्स है ना कि सन से आएंगी, तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है दैट आर नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। और नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड। अब स्टार्टिंग पॉइंट उनका फिक्स नहीं है। एक आप चीज़ देखो, आपका घर है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट सुबह स्कूल जाने का फिक्स है, घर से निकलोगे, वैन में चढ़ोगे, स्कूल जाओगे। अब जिनके पास घर नहीं होता या जो मतलब माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, कभी किसी जगह से चढ़ेंगे, कभी किसी जगह से चढ़ेंगे, कभी किसी जगह से चढ़ेंगे, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, ठीक है। सो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता वो होते हैं नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको बोलते हैं, जब जैसे आप एक ही बस स्टैंड से रोज चढ़ते हो ना, तो आप एक ही बस स्टैंड से निकल रहे हो, तो उसको बोला जाता है लोकलाइज्ड होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा आपके आगे। सो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है, अब आपको डिफाइन हो रहा है पोजीशन, यानी कि वो वेक्टर्स जो किसी एक आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा कि ये क्या करते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चला है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहाँ से चला, यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पे आके रुक गया, तो अब आपको पोजीशन बतानी है ना इसकी, तो आप इधर वाई एक्सिस में जाओगे कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इसने मूव किया, फिर आप इधर जाओगे, यहाँ से देखोगे कितना डिस्टेंस यहाँ से मूव किया, तो आप एक्स और वाई दोनों की टर्म्स के अंदर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे। मान लो 3 किलोमीटर ये एक्स में गया है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ये जो है वो 3 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 312, एक्स और वाई की टर्म्स में लिखोगे, ठीक है। तो 312 आप लिखोगे, तो अगर यहाँ पे आपका टाइम लिखा हुआ है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 घंटे में ये 12 किलोमीटर गया। तो यहाँ पे यूनिट्स भी हम लिखते होते हैं जब ग्राफ बनाते हैं, तो वो वेक्टर्स जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आर नोन एज पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा खत्म होता है आज का लेक्चर, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 4 दैट इज मोशन इन ए प्लेन एंड वेक्टर्स के हमने डेफिनेशन की, उसके अलग अलग टाइप्स किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेक्टर के लॉज को लेके आएंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे हम वेक्टर्स को डिटेल में करेंगे, तब आपको पता पिछले चैप्टर का भी थोड़ा थोड़ा जो आपका मटेरियल है वो आपको क्लियर होता जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए पॉज करके, साथ साथ अपने नोट